दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आपके लिए आज से मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। एज इट इज़ जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा था वैसे ही क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन मैंने एडिट कर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा फर्स्ट ये जो हमारा पेपर है वो 16, ये क्वेश्चन पेपर है हमारा क्वेश्चन पेपर है 16, 12, 21 का 2021 का पेपर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है सिराज अरेंज, कितना सिराज अरेंज एप्पल इन द किचन। कितना एप्पल अरेंज कर रहा है? 11 पेयर्स। कितना पेयर्स? 11 पेयर्स ऑफ एप्पल्स इन द फर्स्ट रो 22 पेयर्स इन द सेकेंड रो एंड 33 पेयर्स इन थर्ड रो। ठीक है, फर्स्ट रो में कितना? 11 पेयर। 11 पेयर का मतलब कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 हो गया। 22 पेयर का मतलब हुआ 22 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 44 हो जाएगा, और 33 का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66 हो जाएगा। ठीक, यानी सिराज जो है रसोई में सेबों की को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसकी पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब था, दूसरी में 22 जोड़े और तीसरी में 33 जोड़े थे। सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब रखे हैं? ठीक है, प्लस कर लेते हैं। 4 2 6, 6 4 10, हासिल है 1 मिनट मैंने गलत किया, 2 4 6 6 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 4 7 7 6 13, यानी कि 132। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेकंड। तो सेकंड के लिए हम देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। 2 भी तो एक अभाज्य संख्या है, तो यानी कि विषम, यानी कि ये रॉन्ग हो गया हमारा। पहली बात ही इनकी रॉन्ग हो गई। ठीक है, सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड क्या कह रहे हैं? एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं। तो देखें कितनी है? 2 है, 3 है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 6 नहीं होता है, 7 हो गया। यानी कि टोटल कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, और यहाँ 5 दे रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो दे रखे हैं नंबर्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सेकंड भी गलत है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अपरिमित मतलब इनफाइनाइटली मेनी हैं, बहुत सारी हैं, पता ही नहीं है कि कितने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने लिख दिया कि आपका 129 है, जो वो डिविजिबल नहीं है, नहीं हो जाएगा। ये तो मैं कोई एक ऐसा नंबर ले रहा हूँ जैसे 131, क्या 131 नंबर हो गया, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सपोज इट्स अ प्राइम नंबर। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके आगे भी नंबर आएंगे, यानी कब तक नंबर आएंगे ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो यानी कि फर्स्ट वाला इनका जो कहना है वो करेक्ट है। अर्थ फोर्थ कहना भी करेक्ट है, क्योंकि जैसे 2 के 2 फैक्टर होंगे 1 और 2, 3 के भी 2 फैक्टर होंगे 1 और 3, तो ये दोनों सही, यानी तीसरा और चौथा सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चे को 3/4 kg, कितना दिया? 3/4 kg चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक ने उन्हें इस काम के लिए कितने रुपए दिए? 28 सही, 28 होल 1/2, 28.5 kg चीनी दी। कितने बच्चों में यह चीनी बांटी जानी? तो सबसे पहले तो ये 28 सही 1/2 का मीनिंग है, 1 मिनट बेटा बस। अब स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे स्कूल जो है, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे थे, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि स्कूल में 3/4 kg एक बच्चे को मिल रहा है, और टोटल कितना है? 28 सही 1/2, तो 28 सही 1/2 का मीनिंग हो गया 28 दूना 56 और 1 57/2, कितना हो गया? 57/2, 57/2, और 3/4 kg। तो आप ये बताइए टोटल वैल्यू
अपॉन जो एक बच्चे को दी जा रही है, तो वही वैल्यू मिला को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या हो गया 57/2 यानी 57/2 कुल 3/4। ठीक है, आप जानते हो कि जब A/B/C/D का केस आता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम D को A के साथ ले जाते हैं, यानी कि 57 को अप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ हो गया 2 × 3। ठीक है, तो 3 × 3 19 × 57, कितना कट गया 19 × 57, 2 दूनी 4, तो 19 दूना 38 आ गया, कितना गया 38 आ गया, कितना 38, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे क्वेश्चन 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के लिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 में दे रखा है पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी आपको इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है उस संख्या के गुणनफल उन संख्याओं के बराबर या उनसे अधिक होता है। ठीक, तो दो संख्याएं जैसे मैंने 2 और 3 ले लिया। ठीक है, अगर इनका गुणनफल कराया तो 6 अधिक है तब तो करेक्ट है, लेकिन क्या ये 2 के बराबर है या 3 के बराबर है? नहीं है, तो यानी कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। क्या है? सदैव संख्याओं के, अगर संख्याओं यानी कि इस संख्या के बराबर हो सकता है क्या? एक संख्या के बराबर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके। इसका सेकंड स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट बी क्या है? दो संख्याएं जो हैं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। संख्याओं के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। जैसे अभी 2 + 3 ही कर लेते हैं, 5 हो गया। अधिक तो है, लेकिन क्या ये 2 5 के बराबर है या 3 5 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी माफ़ कीजिएगा कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। 3 थाली 1, थाली 2 और थाली 3। ठीक है, 3 थाली हैं, केवल थाली 1 में केवल 1 जलेबी है। ठीक है, थाली बी में 5 जलेबी हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 जलेबी हो गए। और थाली सी में 3 जलेबी हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इन्होंने कहा किस थाली से, थाली अगर ए है, ये बी है और ये सी है, किस थाली से? तो यहाँ 3 है, यहाँ 5, सबसे ज़्यादा किस में? इसमें से 1 ले लिया गया तो इसके पास हो गया, तो इसके पास 4 बचा। ठीक है, एक और ले लें अगर, तो 2 यहाँ से ले लिया गया तो कितना बचा? ओनली 3 इसके पास बचे। इसके पास कितने बचे? 3। इसके पास ऑलरेडी 3 थे और इसके पास भी 3 हो गए, यानी कि बी से 2 जलेबी ले करके ए में डालना है। कितना? बी से 2 जलेबी ले करके ए में डालना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। थाली बी में से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रखना है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6th, दिया है यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक x और y का आधा। ठीक, तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक का मीनिंग हुआ एलसीएम। क्या बात हो रही है? एलसीएम की बात हो रही है। तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और जब कभी 2 सहअभाज्य संख्याएं कह सकते हैं, या ऐसी संख्याएं जिनके बीच का मासा 1 हो, इनके बीच का मासा 1 हो, यानी एक दूसरे से डिवाइड ना हो रही हो, तो उनका जो लासा होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 42 हो गया, 42 आ जाएगा। अब एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्तक का आधा है, तो अगर यह आधा है तो एक्स वाई का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 42 × 2 हो जाएगा, क्योंकि उसका आधा था। तो यहाँ 84 हो गया, 84 हो गया। ठीक, अब एक संख्या x × y तो किया गया,
एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या बतानी है, तो 84 हो गया। अब यहाँ से देखिए 12 एक नम 12 और 12 सत्ते 84, ये मैंने कट कैसे किया क्योंकि ये अपॉन में आएगा यहाँ, तो एक y की वैल्यू आपको मिल गई 7। कितनी मिल गई? 7 मिल गई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से 2 पॉइंट, यहीं देखिए 2.9 7.49 अपॉन 11.51 के सबसे सन्निकट, सन्निकट मतलब अप्रॉक्सीमेशन। तो अगर मैं 2.9 का अप्रॉक्सीमेशन करूं यहाँ पे तो उसको 3 लिख सकता हूँ, और 7.49 यानी 7.5 से कम है तो क्या मैं इसको 7 लिख सकता हूँ। ठीक है। 11.5 एंड मोर देन कितना हो गया? ज़्यादा है 11.5 से, तो यानी कि मैं इसको 12 लिखूँगा अपॉन में, यानी 3 × 7 अपॉन 11, 3 × 7 अपॉन 12 क्या है? 3/7 × 12। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, ये हमारा 7th क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या है? जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। ठीक। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र कार्ड दिए, कोई इमेज कार्ड दिए या पिक्चर कार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील वाला ग्लास। ठीक। शिक्षिका ने जया से एक जैसी आकृति वाली वस्तुओं को उठाने को कहा तो उसने क्या उठाया? उसने घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती, स्टील का गिलास, उन सभी वस्तुओं के समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया। ठीक है। तो अगर मैं इसकी समान विशेषता देखें तो उसने क्या क्या उठाया? घड़ी की बैटरी उठाई। तो आप ये बताइए, घड़ी की बैटरी यानी कि कुछ ऐसे शेप में आ जाएगी घड़ी की बैटरी। ठीक। मोमबत्ती भी लगभग ऐसे ही शेप में आ जाएगी आपकी। ठीक। नेक्स्ट इसने क्या उठाया? मोमबत्ती उठा लिया, और उसके बाद स्टील का गिलास, और गिलास भी लगभग ऐसा ही होता है। ठीक। तो उसने सभी वस्तुओं को समान, तो ये कैसे हैं? ये सभी के सभी सिलेंडर हैं, नहीं है? सिलेंडर यानी कि बेलन, क्या है? बेलनाकार हैं सभी के सभी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा इन्हें क्या मिला? वस्तुओं की ऊंचाई। तो ऊंचाई के आधार पे तो है नहीं, अब मोमबत्ती कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है हम उससे हमको क्या पता। दूसरी है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यानी कि बेलनाकार वस्तुएं। तीसरी वस्तुओं का भार भी नहीं पता, और गोलाकार वस्तुएं हैं पता नहीं, लेकिन सिलेंड्रिकल हैं। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 में है कि सुबह 6 बजे, यानी बात 6 AM की हो रही है। किसकी हो रही है? सुबह 6 बजे यानी 6 AM की हो रही है। ठीक। AM की हो गई। ठीक है। से दोपहर के 3 बजे, तो दोपहर के 3 बजे का मतलब 3 PM की बात है। अगर 3 PM होता है तो हम इसको चेंज करते हैं, 12 प्लस करते हैं, यानी कि 15 आवर्स लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जब भी काउंट करेंगे तो 15वां घंटा हो रहा होगा। ठीक है। उसमें से 6 घंटे अगर माइनस कर लें तो कितने? 9 घंटे की बात हो गई। यानी कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए। दूसरे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 6 है, 6 से फिर 12 बजेंगे, 12 से फिर 3 बजेगा, 6 से 12 बजने में 6 घंटे, और 12 से 3 बजने में 3 घंटे। कितने घंटे टोटल? 9 घंटे लगे। अब बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? कितने अंश का कोण घूम लेगी? ठीक है। अगर घंटे की सुई है तो वो 12 घंटे में टोटल कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमेगी। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 बाई 12, यानी 12 × 12, 12 × 3 36। 3 घंटे कितना घूमेगी? 12 × 3 36, 30 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी? 30 डिग्री घूम गई। अब आपके पास 9 घंटे हैं, तो 30 × 9 बराबर कितना हो गया? 270 डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी? 270 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन 10 बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में हैं, ठीक है, का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ठीक, तो आप देखिए 24 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो 24 के फैक्टर कर लीजिए। 24 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 8 24, 4 छाक 24, 5 नहीं हो सकता, 6 चौके 24 होता है, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24 और 24 इकन्नम 24, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट रेक्टेंगल जो है हमारा, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 24, एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा 24 और यहाँ 1 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में 24 और ये 1 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? देखिए मैं पेयर बनाता चला जा रहा हूँ, ये बनेगा इसी तरीके से 12 और 2 का 12 दूना 24 होता है, ठीक। नेक्स्ट इसी उसमें अगर मैं देखूँ तो 3 और 8 का सेम बनेगा, ठीक है, और 4 और 6 का सेम बनेगा, ठीक। तो अगर परिमाप की बात है तो आप देखिए मैं सभी आपको बना के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक, 3 चारों पेयर बन गए, ठीक। यहाँ 1 24 था। अब अगर मैं बात करूँ तो 1 24 था। अब मैं यहाँ बात अगर करूँगा तो ये कहूँगा कि 1 24 हो गया, तो यहाँ मैं 2 12 और 2 रख रहा हूँ। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 8 और 3 रख रहा हूँ। यहाँ अगर मैं कहूँ तो 6 और 4 रखूँगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में इसका परिमाप 25 हो जाएगा। 25 दूना 50 कितना? 25 दूना 50 कितना हो गया? 50 हो गया, 50 हो गया। इसका 12 दूना कितना? 2 इंटू 12 प्लस 2 अगर करते हैं तो 14 यानी 28 हो गया। तो ऑप्शन में 25 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, कैंसिल हो गया। 8 3 11 दूना 22 यानी कि 2 गुणा 8 प्लस 3 11 दूना 22 कितना आ गया? इसका 22 आ गया, 22। ऑप्शन 22 नहीं होगा। 24 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका क्या नहीं हो सकता? परिमाप नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा? परिमाप का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स की बात करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 50, सॉरी मैंने देखो 25 को कट किया है तो 25 यहाँ नहीं कट होगा क्योंकि ऊपर 50 आ रहा है, मैंने यहाँ मिस्टेक करी है। चलिए एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, ठीक। यहाँ 25 तो कट नहीं होगा, 50 की बात हो रही है। यहाँ कितना आया था? 12 दूना 24, हाँ एक बार मैं आपको फिर से 12 और 2 14 दूना 28 हो जाएगा, इसका 28 परिमाप हो गया। 8 3 11 दूना 22 हो गया, 6 4 10 दूना 20 हो गया, ठीक। तो अब 28 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता और 20 नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा आपका? हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। 11वां प्रश्न जो है हमारा, 11वां प्रश्न है कि किसी मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर भूमि कितना दिखाई जा रही है? 400 किलोमीटर, ठीक है। तो 3400 किलोमीटर की दूरी पर कितने सेंटीमीटर नापा जाएगा? तो यहाँ मैं अगर लिखूँ तो लिखूँगा 400 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 3400 किलोमीटर के लिए अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या एक मिनट, हाँ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू अगर करता हूँ तो 1/400 अपॉन में आ जाएगा, सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा आपको मैप पे। और यही अगर 3400 किलोमीटर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3400 बटा 400, तो ये दोनों तो कैंसिल कर गए,
ठीक है, 2 से 2 आया और यहाँ 17 आ गया, क्या आया 17, और 17 को अगर करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 8.5 सेंटीमीटर, कितना 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जा रहा है। ये 11th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 12th क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर की दौड़ में अनूप मैंने पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड ले रहा है। ठीक है, सबसे पहले 800 मीटर की दौड़ है और 100 सेकंड की बात हो रही है, कितने 100 मीटर की बात हो रही है। तो आप देखिए 0 to 100 बनेगा, 100, यहाँ 200, 300, 400, या मैं आपको इस तरीके से ना लिख करके ये बता दे रहा हूँ कि जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, कहाँ से, ए से स्टार्ट किया, बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 मीटर हो गया। ये 100 मीटर हो जाएगा, यानी 100 मीटर के गैप, ए से बी 100 मीटर, बी से सी आपके 100 मीटर, और सी से डी भी आपके 100 मीटर। इसी तरीके से आपके सारे 100 मीटर के आंसर्स आते चले जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक। तो ये जो है पेयर्स, ठीक, तो यहाँ इसको 14 सेकंड लग रहे हैं, यानी 14 सेकंड्स लग रहा है, ठीक। यहाँ इसको 16 सेकंड लगेंगे क्योंकि 2 सेकंड हर बार ज़्यादा लग रहा है। यहाँ 18 सेकंड लगेंगे, यहाँ 20 सेकंड लग जाएगा, यहाँ 22 सेकंड लगेगा, यहाँ 24 सेकंड लगेगा, 26 सेकंड जी से एच के बीच में और एच एस से आई के बीच में 28 सेकंड। सबको प्लस कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, सबको प्लस कर लेंगे, ठीक। तो सबको प्लस करने जब जा रहे हैं तो कितना हो गया, 4 6 10, 4 6 10 और 8 18, 18 और 0 18 ही रहेगा, 18 2 20, 20 4 24, 24 6 30 और 8 38, 38 का 8 हासिल आया 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 15 16, यानी 168। अगर मैं इनका सम करता हूँ तो हमें मिलेगा 168 सेकेंड्स। अब अगर 168 सेकेंड है तो 168 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 168 सेकेंड को अपॉन 60 करेंगे तो 63 जा कितना हो जा रहा है, 180 मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 62 जा 120, बचा कितना 48 सेकेंड, कितना बचा 48, 2 मिनट 48 सेकेंड, क्या मिल गया 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। कितना हो गया 2 मिनट 48 सेकेंड। 12वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 13th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है, 13th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के अंकों की पहचान कर उसके अगली संख्या, यानी ऑब्जर्व करके उसका नेक्स्ट नंबर फिल द सीरीज़ करना है, ठीक है। यहाँ कितना है 910 है, कितना है 910 है, और यहाँ 821, यानी लगातार कम होते चले गए हैं नंबर्स, ठीक है। तो 910 और 821 में गैप कितने का है, 910 माइनस 821 अगर करते हैं तो मिलेगा कितना, यहाँ 9 मिल गया और 0 यानी 8 मिल गया यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं 89 मिला। अब देखिए 732 से अगर माइनस करते हैं तो देखिए 11, एक मिनट यहीं देख लीजिए, 821 माइनस 732 करें तो कितना मिलेगा, 11 में से 2 गया 9, 1 बचा था यहाँ से बोरो किया गया, 11 माइनस 3 8 हो गया, और यहाँ कैंसिल 89 यहाँ भी मिल गया। अब 732 माइनस 643, 12 माइनस 3 9, 12 माइनस 4 8, यहाँ कैंसिल कर गया यानी कि 89। अब 643
है और उसमें अगर मैं 89 कम कर दूं तो वह हमारा नंबर आ जाएगा। 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4 हुआ। अब 13 माइनस 8 5 आ गया, क्या 13 माइनस 8 5 आ गया और यहाँ 5, तो क्या आ गया 5 5 4, कितना आ गया 5 5। 13th क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन, 14th की क्वेश्चन 14th की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक बच्चे द्वारा, क्या एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक का माध्य, माध्य यानी कि ठीक है माध्य है 74 है, उसने 3 विषयों में इतने नंबर प्राप्त किए हैं, 70 75 और 80 अंक प्राप्त किए हैं बच्चे के, बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य यानी कि द मीन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74। मीन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मीन की बात हो रही है। तो मीन आप जानते हो कि मीन क्या होता है, मीन होता है कि जो नंबर्स प्लस किए जाते हैं, यानी बच्चे कितने 5, और जो मीन होता है अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करा दूं तो आ जाएगा बच्चों द्वारा प्राप्त किए नंबर का सम यानी कि जोड़, यानी योग आ जाएगा। तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि टोटल जो 5 बच्चों को कुल नंबर मिले थे वो कितना मिला था, 370 मिले थे। अब इन 3 बच्चों को कितना मिला, 70 75 और 80, इनको प्लस करके देख लेते हैं, 70 75 और 80, इन 3 लोगों को मिल गया। तो यहाँ 5 आया, 7 7 14 7 21 यानी 22, 225 नंबर इन लोगों ने गेन कर लिए। कितने गेन कर लिए, 225 नंबर इन्होंने गेन कर लिए। ठीक, अगर 225 नंबर इन्होंने गेन कर लिए हैं तो अब किसको मिलना चाहिए, बारी किसकी आ रही है, उन 2 बच्चों को कितने नंबर मिले होंगे, उन दोनों बच्चों को कितने नंबर मिले होंगे। तो 225 माइनस कर दो तो कितना आया 5, और इधर 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 1 आया। ठीक है, 145 उन दोनों को मिलाकर मिले। अगर उनका माध्य निकालना हो तो कितने बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचा 0.5 यानी 72.5। तो 72.5 ऑप्शन बी हमारा है 14th क्वेश्चन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम 15th क्वेश्चन की ओर। तो आज का 15th क्वेश्चन ये है कि हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन पैदल चलने का विवरण दे रखा है। ठीक है, कितने पे चले, 5:32 पे चले और 6:49 तक चले। कितना चले, 6:49 तक चले। तो AM में ही है दोनों लोग, तो 6:49 है अगर, और 5:32 पर चले थे यानी 5:32 पे चले थे, तो कितना चले, 7 यहाँ आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आवर 17 मिनट, 1 आवर 17 मिनट। ठीक, ये हो गया किसका, हर्षित का। अब अमीना की बात है तो 5:27 से 6:37 तक, तो 6:37 तक चला 5:27 से, कहाँ से 5:27 से, तो 0 1 और यहाँ 1 आवर 10 मिनट वो चल गया, कौन, अमीना चल गई। ठीक है, अब जोसेफ की बात है तो 6:06 पे चला और 7:31 तक चला। तो आप ये बताइए अगर ये 6 मिनट नहीं होता तो आप 1 घंटे 31 मिनट लगता, क्योंकि 6 मिनट बाद स्टार्ट हुआ तो 1 घंटे 25 मिनट लगे इसको, 1 घंटे 25 मिनट। अब तो यहाँ दिया है कि पैदल चलने का विवरण है, निम्नलिखित में से कौन सा सही, हर्षित और अमीना समान समय अवधि चले, बिल्कुल नहीं चले क्योंकि ये 1 घंटा 17 मिनट, ये 1 घंटा 10 मिनट, तो कैंसिल कर दो। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला, नहीं 15 मिनट ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इसका 1 घंटे 10 मिनट है और इसका 1 घंटे 25 मिनट है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी में जोसेफ जो है वो हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला, जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला, तो जोसेफ का है 1 घंटे 25 मिनट और हर्षित का 1 घंटे 17 मिनट, तो 17 8 25 होता है, तो यानी कि ये भी बात गलत हो गई। तो फोर्थ क्या है, अमीना सबसे कम चल रही है, अमीना कितना चल रही है, 1 घंटे 10 मिनट चल रही है। ठीक है,
तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों आप 16th क्वेश्चन देखते हैं। उसमें है अ चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू डिफरेंस स्क्वायर फ्रॉम, यानी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है रेक्टेंगल्स एंड असाइन बोथ ऑफ देम। क्या स्क्वायर्स और रेक्टेंगल को वो असाइन नहीं कर पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है कि रेक्टेंगल क्या होगा और स्क्वायर क्या होगा। जैसे एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वो दोनों को ही एक ही श्रेणी में मान रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो वो रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों को एक जैसी ही तरीके से वो सोच रहा है कि 4 साइडेड फिगर है, 4 दिशाओं वाला, 4 लाइनों वाला फिगर है, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ आयत होगा। यानी उनमें निर्धारण कर पा रहा है कि कौन सा आयत है और कौन सा वर्ग है। ठीक है, तो वो इस सिद्धांत यानी वैन हीले के अनुसार जो ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल रीजनिंग जो है, उसके अनुसार छात्र के किस चरण पे है, यानी कि उसका लेवल क्या है। तो अगर लेवल की बात करें तो हम इसको बोलते हैं दृश्यीकरण लेवल। उसको क्या बोलते हैं? दृश्यीकरण लेवल। कौन सा लेवल? दृश्य विजुअलाइजेशन लेवल। कौन सा लेवल? विजुअलाइजेशन लेवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख कर अंतर नहीं कर पा रहा है, तो विजुअल नहीं कर पा रहा है, देख कर उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है विच अमंग निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयोग होगा। ठीक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशनल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस विथ कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, यानी उसको कैसी सिचुएशन दी जाए? कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन। इनमें से एक सीक्वेंस पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, प्रासंगिक स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना। ठीक है, दूसरा क्या है? स्थितियों का। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? प्रोवाइड क्या करना है? एन एक्सपीरियंस। सबसे पहले विद एन कॉन्सेप्ट, एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, यानी एक उसको कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन देके उसको एक एक्सपीरियंस गेन कराया जाए। ठीक, सेकंड क्या है? स्थितियों के चिन्हों को प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग सिंबल्स, यानी सिंबल्स का यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं कि सिंबल्स का यूज़ कराएं। सी है स्थिति को मौखिक रूप से समझना, यानी कि जो वर्बलाइजिंग है इन द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को वर्बलाइज करना। लास्ट है रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के माध्यम से सीखना। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो यही सबसे पहले तो उसको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड में अगर मैं बात करूँ स्थितियों का दही, सबसे पहले मौखिक रूप से समझाया जाएगा उसे, पहले अनुभव प्रदान करेंगे, दिखाएंगे, सिखा के दिखाएंगे, फिर दोबारा में उसको मौखिक समझाएंगे। मौखिक समझाने के बाद उसको चित्रों के माध्यम से उसकी स्थिति का निरूपण करेंगे और लास्ट में फोर्थ बी जाएगा, यानी कि ACDB। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए आपका तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। एक मिनट, हाँ, यहाँ अगर मैं कहूँ तो ऑप्शन बी यानी कि ACDB, ACDB आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 18th क्वेश्चन जो है हमारा, वो 18th क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यानी कि NCF की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? NCF की बात हो रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, यानी द विजन ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। ठीक है, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा क्या है? उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है? गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाएगी। तो सिर्फ गणित की शिक्षा ही कैसे मुहैया करा सकती है विभिन्न कैरियर? ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग होता है।
अकॉर्डिंग टू NCF रूल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब अगर मैं बात करूं डी की, तो डी क्या कह रहा है, ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। जी नहीं। यानी सी की अगर मैं बात करूं, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें। मेन जो उद्देश्य है NCF का वो है कि सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। यानी ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न मैथमेटिक्स एंड दैट ऑल स्टूडेंट नीड टू लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये यानी कि हमारा 18th का कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 19th बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जनरल बनाने के लिए कहा। उसमें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने को कहा गया। यानी दैनिक जीवन में वो डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं। अ टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट टू मेंटेन अ डेली मैथमेटिक्स जनरल। क्या करना है, टू नोट डाउन द सिचुएशन वेयर इन द यूज मैथमेटिक्स इन देयर डेली लाइफ टू ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, अब 19th है, आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, प्रिपेयर द क्लास। नहीं, बात के उद्देश्य क्या है, बात है कि दैनिक जीवन में क्या यूज़ करेंगे, परिकल्पनीय कौशल को बेहतर बनाने के छात्रों की सहायता करना। हेल्प नहीं, हेल्प भी नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक्स टू दैट ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। जब बात दैनिक वस्तुओं की है तो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना, तो वो तो अपने दैनिक जीवन को कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो आपका आंसर क्या है कि छात्रों की सहायता इसमें करना है कि वे बाहरी दुनिया में इसका संबंध स्थापित कर सकें जो सीख रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से 19th का सी हमारा करेक्ट हो गया। आगे नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सही है। मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अर्थमेटिक। ज्यामितीय आकृतियों का पैटर्न पढ़ा है, यानी प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामिति है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ बात केवल की आ जाए आप कट कीजिए तुरंत। अगर ट्रू क्वेश्चन में पूछ रहा है, बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, हटाइए इनको, एक्सक्लूसिव ऑफ अर्थमेटिक। और सी है ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में ज्यामितीय को एक अलग खंड रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। किस रूप में, अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। गणितीय पाठचर्या में गणित के क्षेत्र में जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन किया जाना, बिल्कुल एयर्स कह सकते हैं, एयर्स ऑफ मैथमेटिक्स लाइक शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग मस्ट बी गिवन ड्यू टू प्लेस इन मैथमेटिक्स करिकुलम। यस, ये करेक्ट है, यानी कि उसमें अलग अलग मापन, आंकड़ों और प्रबंधन का आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। तो डीन्स ब्लॉक के उससे क्या नहीं पढ़ाया जा सकता है। डीन्स ब्लॉक संख्या और स्थानीय मान के बारे में बात करते हैं, संख्याएं और उनके जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में बात करते हैं, यानी प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात नहीं करते। किसके बारे में बात नहीं करते, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट 22 अगर हम बढ़ते हैं, एक छात्र को 6065 लिखने को बोला गया। ठीक है, क्या लिखने को बोला गया, 6065 लिखने को बोला गया, को संख्या के रूप में लिखने के लिए बोला गया, लेकिन वो क्या लिख रहा है, 665 लिख रहा है। क्या लिख के आ रहा है, 665 लिख के आ रहा है। ठीक, अब तो इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है। संख्या की समझ नहीं होती तो वो 665 कैसे लिखता, तो यानी कि ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, छात्र को गणन सूचक, क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है। द स्टूडेंट डज नॉट हैव एन आइडिया टू
कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर बिल्कुल है, अभी हटा रहे हैं। ठीक, इट इज़ एन ऑपरेशनल एरर, संक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। क्या है, यानी कि इससे क्या पता चलता है, छात्र को स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणाओं को नहीं समझा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 में है योग की एक समस्या है। कैसी है, एडिशन की एक समस्या है जिसमें 234 प्लस 42 है, 234 प्लस 42 है, को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होगा, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 प्लस 2 276 होगा, इसलिए 234 प्लस 42 276 हुआ। ठीक है, विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर कथन सही की बात करें तो उसने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया, गणित की कक्षा में मौखिक परिकल्पनीय युक्तियों से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक, ऑप्शन बी है कि इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है, गलत है। माफ़ कीजिएगा, इसमें सी नहीं आ पाया है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, हाँ, करेक्ट आंसर इसका होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि गणित का अनौपचारिक अनौपचारिक गणित में अनौपचारिक रणनीति, किसकी बात होगी, अनौपचारिक रणनीति यूज की गई है। क्या यूज़ किया गया है, रणनीति प्रयोग की गई है। ठीक, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि इसमें नहीं गिवन है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 24 क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन हमारा है कि कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन की भ्रांति है। छात्रों में इस प्रकार की उलझन को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उसको नीति उपयुक्त है। श्याम पट पर शिक्षक यानी ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन, बहुत सारे डिवीज़न समस्याओं को निरूपित करना। इससे उसकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ उसको भागफल यानी कि और शेषफल में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कोसेंट और रिमाइंडर में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए। छात्रों को कार्यशीट यानी कार्यपत्रिका दी जाए और उन्हें इसका अभ्यास करने के लिए भी बोला जाए। ऐसा भी करने से उसका कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर हो रहा है, मूर्त पदार्थों यानी कि यहाँ जो बात हो रही है कॉन्क्रीट मटेरियल जो है का प्रयोग किया जाए, और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। क्या करना, समूह के बाहर का निरीक्षण करना। ठीक है, लास्ट क्या है, राइटिंग द डेफिनीशन ऑफ क्वेश्चन। डेफिनीशन से आप कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मेन क्या है, उसके लिए कॉन्क्रीट मटेरियल ऐसे प्रयोग किया जाना चाहिए कि छात्रों को बोला जाए कि इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाना, ग्रुप्स बना के समूहों की संख्या बनाकर अलग अलग वस्तुओं का निरीक्षण करना, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 25th क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और 25th क्वेश्चन जो है हमारा वो है निम्न में से योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता। यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, गलत। इसका उपयोग श्रेणी कक्षोन्नति और स्थापन में किया जाता है, नहीं। ग्रेडिंग प्रमोशन में नहीं किया जाता है। इफ़ इट फोकसेस द डायग्नोसिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द चिल्ड्रन, यस, ये सामर्थ्य और कमजोरियों को पता लगाने के लिए केंद्रित होती है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह उत्पादन अनुकूलन नहीं है कि प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 25 होता है। अब हम 26th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है, यानी कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, टीचिंग मेथड है। प्रदर्शित करें छात्र और छात्रों को इससे स्मरण के लिए निर्देश दें, यानी कक्षा में कलन विधि
कलन विधि का मतलब कैलकुलेशंस की बात है, यानी मेमोरीज की बात। प्रेजेंट द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं क्लास। डायरेक्ट जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिएट द पोज चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट। मीनिंगफुल प्रॉब्लम यानी अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना। ठीक है, बात सही हो रही है। थर्ड क्या कह रहा है कि छात्रों को निर्देश दें। निर्देश यहाँ नहीं दिया जा सकता, हम हेल्प करते हैं जिससे वो हल, प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए गए जैसे करें। बिल्कुल नहीं, कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। छात्रों से कहे कि वह प्रश्नों को सामपट पर हल करें, ऐसा भी कोई तरीका नहीं है। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन में चले मैचिंग है। हाँ, क्या है? भ्रांति यानी कि मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन जो होगा आपका, एक मिनट, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 क्वेश्चन कह रहा है कि मिसकंसेप्शन जो होता है वो मिसकंसेप्शन क्या होगा, वो आपकी मैचिंग हो जाएगी थर्ड से। ठीक है, अब बी है यानी रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन आपको फर्स्ट से पता चल रहा है, फर्स्ट से पता चल रहा है, तो यानी कि थर्ड और फर्स्ट, थर्ड के साथ में फर्स्ट आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में है जो कि करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि फोर्थ कट जैसे ही थर्ड आया था दोनों ए बी और डी कट गए थे, अब फर्स्ट आते ही आपका सी कैंसिल हो गया, आपके साथ 1 हो गया। अब ये फोर्थ क्या है आपका, अनुमान है। ठीक है, अनुमान लगाते हैं और यहाँ तो कंपैरिजन होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन्होंने कहा गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू ने कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर में खाने की 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियां की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो जो उद्देश्य है सबसे पहले क्या है, बच्चों का संचारण कौशल की वृद्धि करना। नहीं, भी जीवन की क्या है, जीवन की एक मिनट, हाँ, जीवन की परिस्थितियों को गणितीय समस्या, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन सामर्थ्य विकसित करना। ठीक है, बात करेक्ट हो सकती है इनकी। ठीक है, सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन, जी नहीं, इंटीग्रेट नहीं करना है। ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, यहाँ ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गणित के प्रकृति के अनुसार नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है गणित अपनी भाषा है, अभी हटा देते हैं। ठीक है, जिसमें जो करेक्ट आंसर है वो प्रकृति क्या है, किसी भी गणितीय समस्याओं का केवल एक ही हल। एक मिनट, अभी मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 29 है, गणित अपनी भाषा है। ठीक है, दूसरी, किसी भी गणितीय समस्याओं को केवल एक ही हल होता है, बिल्कुल गलत बात है। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी ए और सी सही है। कौन सा सही है, ए और सी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दृश्यीकरण, यानी अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक, उसमें क्या है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन, यानी विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन। क्या विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन की जो बात हो रही है, स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित किए जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि उच्च गणितीय में बीज गणित और ज्यामितीय को पढ़ाने के लिए निहितार्थ हैं। दे हैव इम्प्लीकेशंस फॉर टीचिंग एंड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बात है, यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये जो 16-12 यानी कि 16, 12, 21 का जो पेपर था, ये इसका सलूशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको प्रीवियस ईयर यानी पिछले ईयर में हुए सभी पेपर्स का में मैथ्स का सलूशन जानना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबाते हैं तो आपको हमारी अपडेट मिलती रहेगी कि हम
कब क्लास डाल रहे हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।